In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial, Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Dear students, today our topic of discussion is database design process. यानी कि database design process क्या होता है और database design करते वक्त किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा. सबसे पहले मैं डेटाबेस डिज़ाइन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस होता क्यों है और इसको क्यों ज़रूरी होता है कोई भी डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले, और डिफरेंट स्टेप जिनको हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. हम देखेंगे कि ये स्टेप्स कितने अफेक्टेड होते हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त और इनकी कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है. सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को देखते हैं. डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस. डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इनमें सबसे पहले मैं एनालिसिस को डिफाइन करता हूँ कि एनालिसिस किसे कहते हैं. किसी भी डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले उसका एनालिसिस किया जाता है. एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन डिटेल इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द सिस्टम. किसी सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को जो ऑलरेडी मौजूद है, जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उस सिस्टम को कहा जाता है एग्जिस्टिंग सिस्टम. यानी जो सिस्टम पहले से मौजूद है उसे क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है एनालिसिस. The process of studying the existing system in detail is called analysis of the system. एनालिसिस का आम जो मीनिंग होता है वो होता है तहकीक या जांच पड़ताल. यानी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम बारीक बीनी से बहुत गौर व से तहकीक करें उस प्रोसीजर को एनालिसिस बोला जाता है. बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू नो व्हिच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द सिस्टम. अब एनालिसिस का पर्पस क्या है, एनालिसिस हम क्यों करते हैं, इसकी रीजन क्या है? The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in the system. यानी एनालिसिस के बाद हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम मार्केट में मौजूद है, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है क्या उनमें कोई ड्रॉबैक है, क्या उसमें कुछ कमी है जिसको हमने नेक्स्ट आने वाले सिस्टम में कंप्लीट करना है, कवर करना है. The existing system must be studied carefully before designing a new system. एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको डिटेल में स्टडी करना है, केयरफुली स्टडी करना है, ताकि आप जो न्यू सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सको. अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन डिटेल या केयरफुली स्टडी नहीं करेंगे तो आपका न्यू सिस्टम कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता. और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम. यानी एनालिसिस हम करते क्यों हैं? एनालिसिस का मकसद यही होता है कि हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करके जो न्यू सिस्टम है उसमें मॉडिफिकेशन लानी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि जब डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस आने से पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च था. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे वर्किंग होती थी. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बहुत से डिसएडवांटेजेस थे जिसमें डाटा रिडंडेंसी था, डाटा इंटीग्रिटी था, उसमें रिलायबिलिटी नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं थी, कोई आप कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते थे. तो हमने क्या किया, उस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया. उस स्टडी करने के बाद हमें उसमें कुछ एडवांटेजेस नजर आए. हमें उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस नजर आए थे. उन डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए डेटाबेस आई और डेटाबेस में वो फीचर्स हमने ऐड किए जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद
नहीं थे। इस तरह हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की जगह पे न्यू सिस्टम कौन सा लेके आए, डेटाबेस लेके आए। लेकिन डेटाबेस कब आई, एनालिसिस के बाद। एनालिसिस किया था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का किया था। ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया एनालिसिस की। उसके बाद एनालिसिस में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। सबसे जो पहला स्टेप है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने स्टडी करना है फिजिबिलिटी को चेक करना है। किसकी फिजिबिलिटी को चेक करना है, न्यू सिस्टम की फिजिबिलिटी को चेक करना है। द वर्ड फिजिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। फिजिबिलिटी का बेसिक जो मीनिंग होता है वो पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज का मुमकिन होना। यानी फिजिबिलिटी के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो फिजिबल है, क्या वो पॉसिबल है। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। इसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि इब्तदाई तहकीक, यानी आपने कोई भी सिस्टम डिजाइन करने से पहले उस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना है, उसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी तहकीक करनी है। क्या वो सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, क्या वो सिस्टम मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, क्या वो सिस्टम हमारे लिए अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को आप इस में कंसीडर करते हैं। इन दिस स्टेप फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड टाइम फिजिबिलिटीज फॉर द सिस्टम आर प्रपोज्ड। यानी फिजिबिलिटी स्टडी में हम किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम कंसीडर करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज। यानी हम अपने फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं, क्या हमारे पास बजट मौजूद है, हम जो सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं हमें उसके लिए बजट चाहिए, हमें उसके लिए टाइम चाहिए। हमने मार्केट के रुझान को देखना है कि मार्केट किस तरफ अब जा रही है। हम कोई भी ऐसी चीज या ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे जो मार्केट में खत्म हो चुकी होगी। हम ऐसी चीज बनाएंगे जिसको मार्केट में अगर लॉन्च करें तो उसको पॉपुलैरिटी मिले, मार्केट में वो एक ब्रांड के तौर पे शो हो। तो ये चीज देखी जाती है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इश्यूज में। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है टेक्निकल एंड टाइम फिजिबिलिटी। अब इसमें हम टेक्निकल इश्यूज को भी देखते हैं, क्या वो सिस्टम जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, क्या वो टेक्निकली आपके लिए फिजिबल है या नहीं, क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से आप सिस्टम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक, तो इसमें आपने टेक्निकल इश्यूज को भी देखना है, अपने सॉफ्टवेयर को देखना है, अपने हार्डवेयर को देखना है, अपनी टेक्नोलॉजी को देखना है कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम तब तक कोई सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी। एंड टाइम का मीनिंग ये होता है कि आपने इसमें टाइम को देखना है कि आपकी जो टीम है या आपके जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस सिस्टम को बनाना है, क्या वो आपके पास मौजूद है, क्या उनके पास टाइम है। तो इस टाइम को भी आपने इसमें कंसीडर करना होता है फिजिबिलिटी स्टडी में। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है जिसको हम फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप जो होता है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का, वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमने रिक्वायरमेंट को स्टडी करना होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, कंडक्ट टू कलेक्ट एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस टू बी डिजाइन। इन फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के स्टेप को फॉलो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि आपने जो सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को गेट करना है। उसके लिए आपको किन किन इनपुट की जरूरत है, उस इनपुट्स को आपने चेक करना होता है। इट में इंक्लूड इनपुट डेटा एंड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन द डेटा। यानी आपने जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम में क्या इनपुट दोगे और वो क्या आउटपुट जनरेट करेगा, इस चीज को हम स्टडी करते हैं सेकंड स्टेप में, जिसे कहा जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों को इसमें स्टडी किया जाता है डिटेल में। इनपुट का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम आपने बनाना है उसमें इनपुट किस वे से जाएगा। इनपुट के डिफरेंट मेथड होते हैं, डायरेक्ट इनपुट होता है, इनडायरेक्ट इनपुट होता है। तो आपने इनपुट किस तरह देना है और अगर आपने उससे आउटपुट जनरेट करवानी है तो आउटपुट किस मेथड के तहत जनरेट करवानी है। आउटपुट की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं और आपने आउटपुट को किस सिंबल में या किस डायरेक्शन में जनरेट करवाना है। इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। द यूजर डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो सेकंड स्टेप होता है, इसमें जो यूजर होता है, यूजर से मतलब ये है कि वो पर्सन जो कोई सिस्टम बनवाना चाह रहा है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को इन डिटेल बताता है डेवलपमेंट टीम को। वो जो रिक्वायरमेंट्स बताता है वो इंटरव्यू की फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, या कोई क्वेश्चन पेपर उसको दे दिया जाता है, वो उसको उस पर लिख के उसको बता देता है। उसके बाद दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन डिजाइनिंग डेटा, और वो रिक्वायरमेंट जो यूजर ने बताई है डेवलपर्स को, वो जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। यानी आपने अगर सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। जब तक आपको रिक्वायरमेंट्स का ही नहीं पता तो आप सिस्टम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो मैं देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप किसी भी शॉप के पास आते हैं, शॉपकीपर के पास आते हैं, कोई भी चीज़ अपनी पसंद से कस्टमाइज बनाने जा रहे हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताते हैं। जब आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे देन ही वो आपको वैसी चीज़ डेवलप करके देगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जो थर्ड स्टेप होता है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में, वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, इसको हम स्टडी करते हैं, प्लानिंग कहते हैं मनसूबाबंदी को। किसी चीज़ की मनसूबाबंदी करना वो प्लानिंग होती है। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, वो चीज़ जो आप बनाने जा रहे हो, वो चीज़ जो आप डेवलप करने जा रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे आप कहेंगे प्रोजेक्ट कहेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम शेड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट रिक्वायर टू डिजाइन अ डेटाबेस सिस्टम। प्रोजेक्ट प्लानिंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो होता है आपका टाइम और आपकी कॉस्ट। यानी इसमें आपने अपने टाइम को कंसीडर करना है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो वो कितना टाइम लेगा, वो 1 मंथ लेगा, 2 मंथ लेगा, 3 मंथ लेगा, 1 ईयर या 3 इयर्स लेगा। तो इसमें हम टाइम को मैनेज करते हैं। जब हम टाइम को मैनेज करते हैं तो साथ साथ हमने कॉस्ट को भी कंसीडर करना होता है। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स कंसीडर। कॉस्ट फैक्टर्स कैसे अफेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में, कॉस्ट फैक्टर जो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अगर तो प्रोजेक्ट होता है कम अरसे में डेवलप होगा तो आपकी कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट जो लेंथी बनने जा रहा है, डिफरेंट मंथ या डिफरेंट ईयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो उस प्रोजेक्ट की ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके बाद टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनमें अगर एक्सपर्ट प्रोग्रामर चाहिए तो एक्सपर्ट प्रोग्राम्स को आपने सारी बात सैलरी पे करनी होती है, ये चीज़ भी कॉस्ट फैक्टर में आती है। उसके अलावा इट मे इंक्लूड सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स, यानी आपने जो सैलरीज दे रहे हैं टीम मेंबर्स को, अपने डेवलपर्स को, उनकी सैलरीज को कंसीडर करना है। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जो आप टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं और हार्डवेयर जो आपका यूज़ हो रहा है सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त, उन चीज़ों को भी आपने इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान कंसीडर करना है। यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या करते हैं, एक तो टाइम को देखते हैं, उसके बाद हम अपनी कॉस्ट को देखते हैं, कॉस्ट को किस लिहाज से देखते हैं, उसमें सैलरीज आती हैं टीम मेंबर्स की, हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट आती है, हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट आती है। तो ये होता है थर्ड स्टेप डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का। तो डियर स्टूडेंट, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में थर्ड स्टेप में प्रोजेक्ट प्लानिंग के बाद जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है डाटा एनालिसिस। यानी डाटा एनालिसिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनालिसिस कहते हैं किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को चेक करना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करना, हाँ वो एग्जिस्टिंग हो या न्यू आने वाली थी, उन चीज़ों को स्टडी करना एनालिसिस कहा जाता है। तो डाटा क्या होता है, डाटा कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो उसमें किस किस्म का डाटा है, अब आपने उस डाटा को एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाटाबेस बनाने जा रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं, उन एंटिटीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या उन एंटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको कहते हैं डाटा। एंटिटी किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। सिंपल से अगर हम एग्जांपल को देखें तो सपोज अगर हमें कॉलेज की एक डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल एंटिटी होगा, टीचर्स एंटिटी होंगे, स्टूडेंट एंटिटीज होंगे, तो ये डाटा है। अब इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है, उसका कोई नाम होगा, आईडी होगा, उसका सेल नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो ये क्या होंगे, ये एट्रीब्यूट्स होंगे। उसके बाद अब टीचर
और स्टूडेंट, दो एंटिटीज हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर टीच द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स और बुक का क्या रिलेशनशिप होगा। स्टूडेंट्स रीड्स बुक्स, अब वो एक बुक पढ़ रहे हैं, मैनी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये डाटा होता है। अब इस डाटा को हमने एनालिसिस करना है, इस डाटा का हमने एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। डाटा एनालिसिस जो होता है डेटाबेस डिजाइन करते वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। द कलेक्टेड डाटा अबाउट द सिस्टम इज एनालाइज्ड टू इंश्योर दैट डाटा इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है क्या वो डाटा कंप्लीट है, क्या वो डाटा एक्यूरेट है। यूज़र ने आपको डाटा बताते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं की, यानी उस डाटा के ऊपर ही, उस डाटा की एक्यूरेसी के ऊपर ही आपका जो सिस्टम जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हो वो सही रहेगा, वो करेक्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आपका डाटा या अगर आपकी इनपुट ही में कोई मिस्टेक्स है तो जाहिर बात है आप जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। जो डेटाबेस डाटा एनालिसिस है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। उनमें सबसे पहले जो एक्टिविटी है डाटा फ्लो डायग्राम, जिसे हम डीएफडी कहते हैं, डायग्राम होती हैं जो आपने बनानी होती हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है वो है डिसीजन टेबल। आपने डिसीजन टेबल्स को बनाना होता है और लास्ट स्टेप इज डिसीजन ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।